अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नावल स्टार्ट करने से पहले मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल अनाशा वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट में रिव्यूज़ लाजमी दें। आज हमारे नावल जीने की वजह की एपिसोड 2 है, तो शुरू करते हैं। अजलान ने राहिम के कैबिन में कदम रखा तो इसे राहिम का गुस्से से हुआ लाल चेहरा नज़र आया। अजलान समझ गया कि फिर द ग्रेट राहिम शाह को किसी की बात नागवार गुजरी है। क्या हुआ मेरे यार, ऐसे सड़ा हुआ मुंह बनाकर क्यों बैठा हुआ है? अजलान, बिला वजह अभी तंग ना करो, मैं बहुत गुस्से में हूँ। ये ना हो तुम्हारा थोबड़ा भी ख़राब कर दूँ। तुम गुस्से में किस वक्त नहीं होते, मुझे सिर्फ ये बता दो। हर वक्त तो तुम हर किसी को काट खाने को दौड़ते हो, थोड़ा सा चिल भी करता है यार। अगर तुम अपनी बतीसी सही सलामत चाहते हो तो अपनी बकवास बंद कर लो। यार हुआ क्या है ये तो बता दो। फिर राहिम ने उसे सारी कहानी अजलान को सुना डाली, जिसे सुनकर पहले तो अजलान की हंसी ही नहीं रुकी, लेकिन फिर राहिम की घूरी देखते हुए उसने अपनी हंसी को काबू किया। यार राहिम, अब गुस्से को थूक दो। और जहाँ तक मैंने तुम्हारी कहानी सुनी है, नाइंसाफ़ी तो तुमने उस लड़की के साथ की है। उसे इतना कुछ तुमने सुना दिया और अब भी तुम्हारा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। फिर तो अल्लाह ही बेहतर करे। इससे पहले राहिम जवाब में कुछ कहता, ऑफिस का दरवाज़ा धाड़ से खुला और फरहाद का गुस्से से लाल भभूक का चेहरा नजर आया। या अल्लाह खैर, अजलान ने अपने दिल पर हाथ रखकर बोला। और जब नौवारिद को देखा तो पहले तो हैरान हुआ, लेकिन फिर तहम्मुल से बोला, इंसान थोड़ी तमीज़ ही सीख ले कहीं पर आने जाने की। जबकि अजलान की तमीज़ वाली बात सुनते फरहाद खान, जो पहले से ही गुस्से में था, फट ही पड़ा। पहले वो छटांग भर की लड़की उसे तमीज़ के पाठ पढ़ा कर गई थी और अब यहाँ अजलान फजूल में उसे भाषण दे रहा था। अजलान, अपने मुंह को यहीं पर बंद कर लो, ये ना हो मेरी पिस्टल की सारी गोलियां तुम्हारी इस फजूल सी ज़ुबान की नज़र हो जाएं। और अजलान ने बाकायदा अपने मुंह पर हाथ रख लिया, जैसे वो वाकई फरहाद से डर गया हो। लेकिन वहाँ मौजूद तमाम अफराद जानते थे कि अजलान और किसी से डर जाए ये नामुमकिन सी बात है। जबकि अजलान की ओवर एक्टिंग देखते हुए राहिम और फरहाद दोनों ने उसे घूर कर देखा। इन दोनों की घूरी पर अजलान ने जल्दी से हाथ ऊपर करके सरेंडर वाले पोज में सर झुका दिया, जैसा कोई मासूम ही ना हो। राहिम ने अजलान की हरकत पर नफ़ी में सर हिलाते फरहाद से उसके गुस्से की वजह पूछी। फरहाद ने अभी कुछ कबल अज वक्त का वाक़या मनोआन दोनों के गोश गुजार किया, जिसे सुनते अजलान का कहका ऑफिस में गूंजा। जबकि राहिम भी मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो दोनों जानते थे कि फरहाद गुस्से का कितना तेज़ है। लेकिन इसके बावजूद आज किसी छोटी सी लड़की ने उसे इतनी बातें सुना डाली। हैरानगी इसके साथ मुस्कुराहट तो बनती थी। लगता है आज मेरे दोस्तों का दिन ही बुरा है, अजलान ने निहायत अफसोस से कहा। लेकिन ये अफसोस सिर्फ बज़ाहिर था, अंदर से तो उसका दिल बाग बाग हो गया था। राहिम ने अजलान की बात सुनकर पहले तो उसे घूरा, लेकिन फिर कुछ याद आने पर अजलान की भी क्लास ली और कल वाला वाक़या फरहाद को सुनाया। जिसके बाद अब हंसने की बारी फरहाद की थी और अजलान अपना सा मुँह लेकर बैठ गया। यार सीरियसली, ये वैसे तो किसी के हाथ नहीं आता, लेकिन इस कमीने के जज्बात सिर्फ महानूर भाभी ही भड़का सकती हैं, वो भी अनजाने में। मैं तो ये सोचता हूँ जब उन्हें निकाह के बारे में मालूम होगा तो उनके रद्द अमल क्या होगा। बस फिर बहन किसकी है? द वन एंड ओनली राहिम शाह की। फरहाद की बात सुनते राहिम शाह ने कहा, जबकि अब घूरने की बारी अजलान की थी और वो उन्हें ऐसे देख रहा था जैसे सालिम निगल जाएगा। इतने में ऑफिस का दरवाज़ा एक बार दोबारा खुला और इस दफ़ा नाजिल होने वाला कोई और नहीं, राहिम शाह की डिक्टो कॉपी थी, अरशमान सिकंदर। अरशमान का सड़ा हुआ मुंह देखकर ऑफिस में मौजूद तीनों अफराद ने एक दूसरे की शक्ल की तरफ देखा। अव्वल तो इन तीनों को ज़्यादा हैरानी नहीं हुई थी, क्योंकि अरशमान की ये शक्ल तकरीबन 24 घंटे ही होती थी, लेकिन फिर भी पूछना तो लाजमी था। तो अरशमान ने अपने इसी सड़े हुए मुंह से उन तीनों को ये बात बताई कि मामा को फिर मेरी शादी का भूत चढ़ गया है और अब तो मुझे लगता है वो मेरी शादी करवा कर ही छोड़ेंगी। अरशमान की बात सुनकर उसकी कैफियत को समझते राहिम और फरहाद दोनों ने हाँ में सर हिलाया, जबकि अजलान ने बुरा सा मुँह बनाया। फरहाद की नज़र जब अजलान के चेहरे की तरफ गई तो उसने वजह पूछी, तो अजलान ने वही बुरा सा मुंह बनाए कहा कि जिन तीन ने शादी नहीं करनी उनके पीछे उनकी माएँ लगी हैं, और जो एक बेचारा चाहता है कि उसकी शादी हो जाए उस बेचारे को कोई पूछता ही नहीं है, बल्कि कोई का क्या तस्करा करें। जिसके साथ निकाह हुआ है उन मैडम को उस लड़की की मोहब्बत से आज़ादी मिले तो ही वो मेरे बारे में सोचे। हाय बेचारे अजलान के अरमान और उसकी सोच, ये लड़की वाला क्या सीन है? अरशमान ने आईब्रो रेज करते दरियाफ्त किया। फरहाद को तो राहिम पहले
ही बता चुका था और अब अर्शमान की बारी थी। यार मेरी जो मासूम सी प्यारी सी बहन है, उसकी यूनिवर्सिटी में एक लड़की है जो कि मेरी प्यारी सी मासूम सी बहन की बेस्ट फ्रेंड है और बहुत प्यारी है। तो मेरी बहन को उससे मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क है और सारा दिन महानूर के मुंह पर उसी लड़की का नाम होता है। तो ये साहब जेलस होते हैं क्योंकि इनकी पोजेसिव नेचर इन्हें इजाज़त नहीं देती कि मेरी बहन किसी लड़की की भी तारीफ़ करे। ओह आई सी। अर्शमान ने सिर्फ मुस्कुरा कर कहा भी तो इतना, जबकि अजलान को नए सिरे से महानूर पर गुस्सा आया था और वो गुस्से से ऑफिस से वॉकआउट कर गया। पीछे वो तीनों मुस्कुराने लगे। फिर तीनों ने बैठकर थोड़ी बहुत बातचीत की और अपने अपने कामों में जुट गए। वो चारों जब भी साथ होते थे कभी उनके दरमियान नॉर्मल बात नहीं होती थी। वो ऐसे ही कोशिश करते थे एक दूसरे को जलाने की और इसमें किसी हद तक वो कामयाब भी रहते थे क्योंकि उनकी ज़्यादा कोशिश होती थी कि वो अजलान को तंग करें, क्योंकि ये मौका उनको कभी कभी ही मिलता था। ज़्यादातर तो ये काम अजलान अकेले ही करता था क्योंकि राहिम, फरहाद और अर्शमान गुस्से के तेज़ थे और इसी वजह से अजलान आए दिन किसी न किसी बात को लेकर उनकी टांग खींच ही देता था। लेकिन अजलान को सिर्फ एक ही चीज़ से चिढ़ थी और वो थी महानूर का किसी और को तरजीह देना, क्योंकि अजलान को ये चीज़ गवारा ही नहीं थी कि महानूर उसके अलावा किसी की भी तारीफ़ करे या ख्याल भी अपने दिल में लेकर आए, ख्वाह वो कोई लड़की ही क्यों ना हो। और ऐसा अब पिछले 1.5 साल से हो रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत चिढ़ता था और इसी बात को लेकर राहिम, फरहाद और अर्शमान तीनों मिलकर उसे तंग करते थे और नतीजा यही निकलता था जो अभी कुछ देर पहले निकला था। अजलान इस जगह को ही छोड़ देता था। इन चारों दोस्तों की एक दूसरे में जान बसती थी। ये दुनिया के सामने कुछ थे और एक दूसरे के सामने कुछ थे। इनको ऐसे अगर कोई देख लेता तो वो तो ज़रूर सदमे से ही बेहोश हो जाए, क्योंकि बकौल दुनिया के ये जालिम, सफाक, ज़िद्दी, बदमिजाज इंसान थे जिन्हें दूसरों की परवाह नहीं थी। लेकिन ये बात इन चारों दोस्तों से कोई पूछे कि एक दूसरे के लिए क्या मायने रखते हैं, लेकिन सिर्फ एक दूसरे के लिए, बाकी सबसे तो ये आंखें माथे पर रखकर बात करते थे। इस वक्त शाह हाउस में बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी क्योंकि दो बोलने वाली इस वक्त मसरूफ़ थी। महानूर, परीशे और जानान के सेकेंड ईयर के फाइनल पेपर्स स्टार्ट हो चुके थे, जिसकी वजह से इस वक्त वो पेपर्स की तैयारी कर रही थी और शाह हाउस में सुकून ही सुकून था। बल्कि ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि शाह हाउस के तमाम अफराद के कानों को सुकून ही सुकून था। अब आप सब सोच रहे होंगे कि जानान, महानूर और परीशे तीनों सेकेंड ईयर के पेपर्स देंगी, तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं क्योंकि महानूर जानान और परीशे से सिर्फ 2 माह बड़ी है। महानूर, आप भी मुझे ये सवाल तो समझा दें, किस टाइम से करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये हो ही नहीं रहा। जबकि परीशे की बात पर जानान ने उसे घूरा था क्योंकि थोड़ी देर पहले यही सवाल परीशे जानान से बेसमझ चुकी थी। महानूर, कोई ज़रूरत नहीं है इसको ये सवाल समझाने की, ये सिर्फ तुम्हारा सर खाएगी। इसको ऑलरेडी सारी तैयारी है, लेकिन बिला वजह वक्त ज़ाया करने की इसको आदत हो चुकी है। अपने साथ साथ ये हमारा वक्त भी ज़ाया कर रही है, जानान ने अफसोस से कहा और साथ ही परीशे को ख़बरदार किया कि अब अगर इसकी आवाज़ आई तो वो जाकर आका जान को बताएगी और फिर जितने भी सवाल उसने समझने हैं वो उसको आका जान या आका जान के पोते समझाएंगे। अल्लाह अल्लाह, जानान तुम वैसे तो बहुत मासूम बनती हो, लेकिन महानूर आप भी, मैं आपको साफ बता रही हूँ कि ये बहन नहीं, बहन के भेस में डायन है, जिसे बहन की जान प्यारी ही नहीं है। तभी तो चाहती है कि मैं राहिम भाई या अजलान भाई से पढ़ूँ, जबकि आप जानती हैं वो पढ़ाते कम, गुस्सा ज़्यादा करते हैं। हाँ तो मेरा प्यारा बच्चा, फिर अपना मुंह बंद करके पढ़ लो और हमें भी पढ़ने दो, क्योंकि हमारे कोई इरादे नहीं हैं कि हम बाकी सबसे अपने बुरे रिजल्ट की वजह से डांट सुने। महानूर ने पहले परीशे के गाल खींचते हुए और फिर दांत पीसते हुए बोला, असल में कसूर आप लोगों का नहीं है, कसूर तो मेरा अपना है। मैं हूँ ही इतनी प्यारी और मासूम कि आप दोनों मुझसे जलती हैं और चाहती ही नहीं हैं कि मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊँ, इसीलिए तो मुझे कुछ समझा भी नहीं रही हैं। महानूर और जानान ने परीशे की बात पर उसको घूरा, जैसे कहना चाह रही हूँ, अव्वल तो मासूम और प्यारी वाली बात करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी प्यारी तो समझ में आता है, मासूम तो तुम बिल्कुल भी नहीं हो। अल्लाह ताला, आप देख रहे हैं ना कि मेरी 2 बहनें मुझसे कैसे जेलस हो रही हैं। मैं कहाँ जाऊँ, ये जालिम दुनिया मुझे जीने नहीं देती। परीशा के ड्रामे स्टार्ट हो चुके थे, जिसकी वजह से महानूर और जानान ने अपने कानों पर हाथ रखते हुए अपनी अपनी अम्माओं को आवाज़ें दी थी कि वो अपनी होनहार, मासूम, प्यारी और इंटेलिजेंट बेटी को यहाँ से ले जाएँ। जबकि परीशे मुँह बसोड़ते हुए वहाँ से खुद ही उठकर कमरे से बाहर चली गई थी। अभी अजलान और राहिम शाह ऑफिस से शाह हाउस के लाउंज में एंटर हुए थे कि एक मुलाजमा जिसके हाथ में चाय की ट्रे थी वो राहिम से टकराई, जिसके नतीजे में चाय की थोड़ी सी छींटे राहिम के ब्लैक कोट और शूज़ पर गिरी। और फिर क्या था, राहिम की धाड़ पूरे शाह हाउस में गूंजी थी। अंधी हो, देखकर नहीं चल सकती, या आंखें किराए पर देकर आई हो? अगर सही से नज़र नहीं आता तो घर क्यों नहीं बैठती? स्टूपिड वुमेन, द
दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से और आइंदा मुझे शाह हाउस में नज़र ना आओ। आज से तुम फारिग हो, जब सही से नज़र आने लग जाए तो ही किसी के घर में काम करना। साहब जी ऐसे ना करें, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं बहुत मजबूर औरत हूँ। अगर मैं ये काम नहीं करूँगी तो मैं अपने बच्चों का पेट कैसे भरूँगी? खुदा के लिए मुझ पर रहम खाएं, मेरी रोज़ी रोटी का कोई ज़रिया नहीं है। मेरा शौहर बचपन में ही मुझे छोड़कर चला गया था। खुदा के लिए साहब, मैं आपके पाँव पकड़ती हूँ, गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें। वो औरत गिड़गिड़ाते हुए अपनी गलती की माफ़ी मांगते राहिम शाह से अपनी नौकरी की भीख मांग रही थी, लेकिन राहिम शाह नखुवत से हंकारा भरते मुंह मोड़ गया। जबकि इतनी ऊंची आवाज़ सुनते घर के तमाम अफराद इस वक्त लाउंज में मौजूद थे। आगा जान ने राहिम का गुस्सा देखते मुलाजमा को चुप करवाया और उसे वहाँ से जाने का इशारा किया। बेटा, अपने से बड़ों से ऐसे बात नहीं करते, जो भी है वो एक औरत ज़ात है और आपसे उम्र में भी बड़ी हैं, तो कुछ उम्र का ही लिहाज कर लेते। आगा जान ने राहिम शाह को प्यार से समझाने की कोशिश की, जबकि वो ये बात जानते थे कि उनका ढीठ पोता किसी की नहीं सुनता। राहिम शाह ने आगा जान की बात सुनते सिर्फ हूँ किया और अपने हाथों की उंगलियों से अपने माथे को सहलाया, जिसकी रगें तन कर बाहर निकलने को तैयार थीं। मुझे नहीं मालूम, इस मुलाजमा को फारिग करें। मैं मजीद इस औरत की शक्ल इस घर में नहीं देखना चाहता, जिनको ये तक नज़र ना आता हो कि सामने कोई आ भी रहा है या नहीं। राहिम शाह ने गुस्से से कहा, बेटा ऐसे कैसे हम इतनी पुरानी मुलाजमा को काम से फारिग कर दें? बेटा, उसकी रोज़ी रोटी का और कोई ज़रिया नहीं, वो अपने बच्चों को कहाँ से खिलाएगी? अगर अल्लाह ने हमें वसीला बनाया है तो यूँ हम किसी की रोज़ी रोटी छीनने का हक़ नहीं रखते, इस बात को समझो। आगा जान ने राहिम शाह की बात सुनते अफसोस से सर हिलाते उसे प्यार से समझाया, ठीक है, लेकिन इस औरत से कह दीजिए कि मुझे अपनी शक्ल दोबारा ना दिखाए। राहिम शाह ने आगा जान की बात सुनकर दिल पर पत्थर रखकर कहा, भी तो सिर्फ इतना, और अपने कमरे की तरफ चल दिया। जबकि पीछे आगा जान सुहेल शाह परेशान हुए, क्योंकि राहिम शाह दिन ब दिन बदमिजाज होता जा रहा था, छोटे बड़े की इज्जत करना भूलता जा रहा था। इन दोनों ने सदके दिल से अल्लाह से राहिम शाह के लिए हिदायत और उसके दिल में रहम डालने की दुआ की। हुसैन साहब अभी घर दाखिल हुए तो दानैन और हमजा दोनों लूडो खेल रहे थे। हुसैन साहब उन्हें देखकर मुस्कुराए। दानैन जल्दी से उठी और अपने बाबा जाने के लिए किचन से पानी लेकर आई। हुसैन साहब ने अपने दोनों बच्चों को देखकर सुकून का सांस लिया, क्योंकि हुसैन साहब के जीने की वजह और उनकी कुल कायनात इनके ये दो बच्चे ही थे। दानैन ने अपने बाबा जानी को पानी दिया। हुसैन साहब ने पानी पीकर ग्लास वापस दानैन को दिया और फिर वहीं चारपाई पर दराज हो गए। बाबा जानी, हाथ मुँह धो लें, फिर मैं खाना लगाती हूँ। आज मैंने आपकी पसंद की चिकन कढ़ाई बनाई है। हुसैन साहब नरम लहजे में बोले, बेटा आप दोनों खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है। हुसैन साहब की बात पर दानैन और हमजा ने अपने बाबा जानी को देखा, जो आज कुछ नकाहत ज़दा लग रहे थे। बाबा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? सुबह भी आप सुस्त से थे और अब भी? जी बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे लग रहा है थोड़ा सा बीपी हाई हो गया है। कुछ देर आराम करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। आप दोनों जल्दी से खाना खाओ, फिर थोड़ी बहुत बातचीत करके सो जाओ, क्योंकि सुबह फिर आपने यूनिवर्सिटी और हमजा ने स्कूल भी जाना है। दानन और हमजा को फिक्रमंदी तो हुई, लेकिन उन्हें मालूम था कि वो जितनी मर्जी जिद कर लें उनके बाबा अस्पताल नहीं जाएंगे, तो इस वजह से वो उन्हें आराम करने का कहकर खाना खाने चले गए। ये एक अवार्ड शो का मंजर है, जहाँ पर कसीर तादाद में लोग जमा थे, क्योंकि आज बेस्ट बिजनेस टाइकून का अवार्ड मिलना था और हर एक का दिल धड़क रहा था कि ना जाने ये अवार्ड किसको मिलेगा। इन्हीं लोगों में शाह हाउस के कुछ अफराद भी शामिल थे, जिनमें सुहेल साहब, अरसलान साहब, राहिम शाह और अजलान शाह थे, जबकि उनके साथ ही अर्शमान सिकंदर भी बैठा हुआ था। थोड़ा वक्त गुजरने के बाद इस मजमे में एक आवाज़ गूंजी, द अवार्ड ऑफ बेस्ट बिजनेस टाइकून ऑफ दिस ईयर गोज़ टू मिस्टर राहिम शाह। ये बात सुनते ही शाह हाउस के अफराद का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ। कुछ लोगों ने तालियां बजाते हुए खुशी का इजहार किया, तो कुछ लोग हसद और नफ़रत से राहिम शाह को देख रहे थे, जिनमें सिद्दीकी साहब भी शामिल थे, क्योंकि कुछ दिन पहले ही लाइबा के बदतमीज़ी की वजह से राहिम शाह ने इनसे पार्टनरशिप ख़त्म कर दी थी और अब अर्शमान सिकंदर एज ए पार्टनर राहिम शाह के साथ काम कर रहा था। राहिम शाह अपनी जगह से खड़ा हुआ और सहल साहब, अरसलान साहब, अजलान और अर्शमान से गले मिलता स्टेज की तरफ बढ़ा और अपना अवार्ड रिसीव करते बिना कुछ बोले वापस आ गया। और इसका यही एटीट्यूड तो इसको घमंडी बनाता था। आज शाह हाउस में जश्न का समा था। घर के पिछले साइड मौजूद गार्डन में इस वक्त राहिम शाह के जीतने की खुशी में बड़े पैमाने पर तकरीब मुनक्किद की गई थी। इस तकरीब में शहर के नामवर और मशहूर लोग शामिल थे। सिद्दीकी साहब को भी मदऊ किया गया था, लेकिन वो आना नहीं चाहते थे, जबकि लाइबा की ज़िद के आगे उन्होंने हार मान ली और इस वक्त वो भी कुछ लोगों के झुरमुट में अपनी ज़िद्दी बेटी के साथ खड़े थे। इस तकरीब में महानूर ने दानैन को भी बुलाया था, ताकि वो अपने घर वालों को दिखा सके कि सारा दिन वो जिस लड़की के कसीदे पढ़ती है वो कितनी
हसीनो जमील है। दानैन ने तो महानूर को साफ इनकार कर दिया था, लेकिन महानूर की जिद के आगे दानैन की एक भी ना चली। जब दानैन ना मानी तो महानूर दानैन के घर पहुंच गई और हुसैन साहब से खुद उसके आने की इजाज़त तलब की। हुसैन साहब ने पहले तो मामला दानैन पर छोड़ दिया, लेकिन फिर महानूर ने जब बात बनते ना देखी तो हुसैन साहब को इमोशनली ब्लैकमेल किया, जिसकी वजह से हुसैन साहब के एक बार बोलने की वजह से ही अब दानैन को इस पार्टी में शिरकत करनी थी। राहिम शाह ने जैसे ही बैक गार्डन में कदम रखे, हर एक की नज़र उस पर जैसे जम सी गई। वो लग ही इतना हैंडसम रहा था। नेवी ब्लू कलर के 3 पीस में मौजूद, वजाहत से भरपूर शख्सियत का मालिक, जिसकी ब्राउन आंखें हमा वक्त गुस्से से सुर्ख रहती थीं, बाल इस वक्त जल से सेट, हाथ में ब्रांडेड वॉच पहने, हल्की बियर्ड और सुर्ख व सफ़ेद रंगत का मालिक इस वक्त वहाँ मौजूद हर सिनफ़े नाजुक के दिल को धड़का गया था। वो इतना खूबरू था कि एक दफ़ा जो उसे देख ले फिर मुश्किल से ही कोई नज़र हटा पाता था। राहिम शाह ने आते साथ ही वहाँ मौजूद तमाम अफराद से मुसाफा किया और जाकर एक साइड पर अपने मोबाइल में मसरूफ़ इधर उधर नज़र दौड़ाई, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। और फिर कुछ मुशक्क़त के बाद राहिम शाह को उसका मतलूबा इंसान मिल गया, जो कि था द ग्रेट अजलान शाह। अजलान शाह इस वक्त ग्रे 3 पीस में मौजूद, हाथ में ब्रांडेड वॉच पहने, बाल माथे पर बिखराए, कफ फोल्ड किए, बेनियाज से अपनी ब्राउन आंखों में शरारत लिए राहिम शाह की तरफ बढ़ रहा था, जबकि उसकी इसी बेनियाजी पर कई लड़कियों ने अपने दिल थामे थे। वो चलता हुआ आकर राहिम शाह के करीब रुका और उससे बगलगीर हुआ। और ब्रो, बड़ा तैयार श्यार होकर लड़कियों का दिल धड़का रहे हो, अजलान ने राहिम को छेड़ते हुए कहा। बकवास बंद करो अपनी, कभी ज़ुबान को थोड़ा सा आराम भी दे दिया करो। जब देखो फजूल ही बोलते रहते हो। पता नहीं मेरी बहन बेचारी के कानों का क्या होगा। हाँ, अजलान ने एक दर्द भरा सांस लिया और कहा, यार पहले ऐसे मेरे जज्बात की कदर तो हो लेने दो, फिर आगे की प्लानिंग भी कर लेंगे और फ़िक्र भी। वैसे अजलान, मैंने सुना है आज मेरी बहन की मोहब्बत भी आ रही है। राहिम ने अजलान को छेड़ते हुए कहा। साले साहब, अगर आप नहीं चाहते कि आपका ये खूबसूरत थोबड़ा सूझे तो अपनी बकवास को यहीं पर बंद कर लें, नहीं तो फिर आप जानते हैं मैं आपके साथ क्या करूँगा। अजलान ने बड़ी इज्जत से राहिम को बेइज्जत किया था। हाँ, तो मैंने भी कोई हाथ में चूड़ियाँ नहीं पहन रखी जो तुम भी शोखे हुए फिर रहे हो ना। मैंने सारा शोखापन एक ही मुक्के में निकाल देना है, तो ज़रा संभल कर, राहिम ने अजलान को घूरते हुए कहा। इतनी देर में इन्हें सामने से अर्शमान सिकंदर अपनी फैमिली के साथ दाखिल होते नजर आया और साथ ही साथ तमाम लड़कियों की तवज्जो भी अर्शमान की तरफ मबज़ूल होते देखी, क्योंकि इन्हें इतना तो अंदाज़ा हो गया था कि उन्हें राहिम और अजलान से कुछ नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर ही ट्रायल सही, जबकि वो नहीं जानती थी कि जो दाखिल हो रहा है वो भी इन्हीं का कज़न है। अर्शमान ने सफ़ेद शर्ट के साथ आसमानी कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था, जिसके बाल जेल से सेट किए हुए थे और मुंह पर नो लिफ्ट का बोर्ड लगाए वो अपने दोनों मामू और नाना जान से मिलने के बाद अजलान और राहिम की तरफ बढ़ा, जो एक कोने में खड़े उसी की तरफ देख रहे थे। अर्शमान ने आज 2 साल बाद शाह हाउस में कदम रखा था, क्योंकि बकौल अर्शमान कि उसके पास वक्त नहीं था अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए। वो एक मसरूफ़ इंसान था और इन फजूलियात से दूर रहना चाहता था। हत्ता कि वो आज तक महानूर, बरीशा और जानान से 3-4 बार ही मिला था, लेकिन सही से उनकी शक्लें भी याद नहीं थी। अभी अर्शमान राहिम और अजलान से मिला था और सिर्फ हाल अहवाल ही दरियाफ़्त किया था कि इन तीनों को मेन एंट्रेंस से फरहाद चेहरे पर गुस्सा लिए अंदर दाखिल होता नजर आया। उसकी शक्ल देखते अजलान की ज़ुबान पर खुजली हुई थी, जिससे बाज रखने के लिए राहिम ने उसे तनबिया घूरा भी था, लेकिन वो अजलान ही क्या जिस पर किसी बात का असर हो जाए। इसकी शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे 3-4 ब्रेकअप्स के इसके एक साथ हो गए हों। और अभी वो मज़ीद गुलफशानियाँ करता कि अर्शमान ने उसके गले में हाथ डालते दबाव बढ़ाया, जिसकी वजह से उसकी ज़ुबान को ब्रेक लगी और उसने घूर कर अर्शमान को देखा। फरहाद इन तीनों के नज़दीक पहुंचा तो सबसे पहले राहिम से गले मिला, फिर अर्शमान से, और जब अजलान के गले लगा तो अजलान ने कहा, यार सब्र रखो, मैं जानता हूँ तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है, लेकिन दुख सुख तो ज़िंदगी का हिस्सा है ना। तुम ज़्यादा परेशान ना हो, मैं तुम्हारे लिए ख़ुद कोई अच्छी सी लड़की ढूंढूंगा और फिर उससे तुम्हारी शादी करवाऊँगा। और बाय चांस अगर तुम्हारा ये सड़ा हुआ चेहरा देखकर कोई लड़की ना मानी तो तुम्हारे पास मेरा ऑप्शन तो है ही। मैं तुम्हें बिल्कुल भी ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पर अकेला नहीं छोड़ूंगा, बल्कि तुम्हारी वीरान ज़िंदगी में बज़ाते खुद खुशियाँ भर दूंगा। अजलान ने बिल्कुल सीरियस अंदाज में कहा, जैसे वाकई उसको फरहाद के लिए अफसोस हो। पहले तो अजलान की बात उन तीनों में से किसी को समझ ना आई, लेकिन जैसे ही समझ आई अर्शमान और राहिम इधर उधर देखने लग गए, जबकि फरहाद ने ना आओ देखा न ताओ रख कर एक मुक्का अजलान के मुँह पर जड़ दिया, जिसकी वजह से वो बेचारा कराह कर रह गया। देखो तो दोस्तों, ये बात कह कौन रहा है जिसको इसकी मनकूहा ही मुँह नहीं लगाती। हा हा,
फरहाद ने भी हंसते हुए अजलान की दुखती रग पर पांव रखा, जिसकी वजह से वो सिर्फ मुंह बसोर कर रह गया। कुछ देर इन चारों की ऐसे ही एक दूसरे की टांग खींचते गुजर गई। फिर राहिम ने जब देखा फरहाद नॉर्मल हो गया है तो उससे उसके गुस्से की वजह पूछी। और फिर क्या था, फरहाद को थोड़ी देर पहले वाला पूरा मंजर जहन के पर्दे पर लहराता नजर आया। अभी फरहाद अपनी गाड़ी से निकलता शाह हाउस में दाखिल होने ही वाला था कि किसी लड़की से उसका ज़ोरदार तसादुम हुआ। जब उसने सामने देखा तो उसकी आंखें आखिरी हद तक फैल गईं, क्योंकि सामने उस दिन वाली छटांग भर की लड़की खड़ी थी जिसने अपने दोनों हाथ अपने सर पर रखे हुए थे। परीशा यहाँ पर महानूर के कहने पर दानैन को लेने आई थी, जो बस पहुँचने ही वाली थी, लेकिन इस ज़ोरदार तसादुम पर इससे पहले वो माफ़ी मांगती सामने उसी दिन वाले पुलिस ऑफिसर को देखते उसने अपना इरादा बदल लिया, क्योंकि अपने उस दिन की बेइज्जती का बदला भी तो लेना था। नज़र नहीं आता क्या आंखें किसी को उधार देकर आए हैं? अगर देखकर चला नहीं जाता तो बराए मेहरबानी ऐसे किसी भी जगह पर आने से बेहतर है आप अपने घर में ही रहें, ताकि अपने इस मोटे सांड जैसे वजूद से किसी को तकलीफ ना पहुंचा सकें। जबकि परीशे की पटर पटर चलती ज़ुबान से अपने लिए ऐसे अल्फाज सुनते फरहाद के दिमाग की रगें फूली। पहले फरहाद ने अपना पूरा तज्जिया किया। वो इस वक्त डार्क ग्रे कलर के 3 पीस सूट में मलबूस, अपनी सी आंखों में कशिश लिए, बाल जल से सलीके से सेट किए, सुर्ख सफ़ेद रंगत में छा जाने वाली पर्सनैलिटी के साथ उसे कहाँ से सांड लग रहा था। और जिस बॉडी को वो सांड से तशबीह दे रही थी, उस बॉडी पर तो लड़कियां मरती थीं जो उसने रोज़ जिम जाकर इतनी मेहनत से बनाई थी। और एक ये थी। फरहाद ने गुस्से से तने चेहरे से परीशे को पहले भरपूर घूरी से नवाजा और फिर कहना शुरू किया, मिस मुसीबत की चलती फिरती पटारी, चलें, अगर मेरी आंखें नहीं थीं या मैंने किसी को उधार दी हुई थी तो आप अपनी नज़रों का इस्तेमाल कर लेती, या आपकी आंखें इस चीज़ की सकत नहीं रखती कि बकौल आपके इतना मोटा सांड नज़र नहीं आया, या सिर्फ आपकी आंखें अपनी जैसी सूखी सड़ी हुई टहनियाँ ही देख पाती हैं। फरहाद ने गुस्से से खोलते पहले अपने सांड कहे जाने का बदला लिया और साथ ही साथ परीशे की पतली जिसामत पर भी चोट की। परीशे के तो सर पर लगी, पाँव पर भी न बुझी। आपको शर्म नहीं आती? आप एक लड़की की बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, जो कि कानूनन जुर्म है। वैसे आप कानून के रखवाले बने फिरते हैं, आपको इतनी अकल नहीं कि किसी लेडी से ऐसे बात नहीं करते, या आपके पुलिस स्टेशन में आपको यही सिखाया जाता है? परीशा ने भी बिना लिहाज के जो मुंह में आया वो बोलती गई, बगैर ये सोचे कि शुरुआत उसने खुद की थी। फरहाद को मोटा सांड बोलते, मिस मुसीबत की चलती फिरती पटारी, अगर आपको याद हो तो कानूनन जुर्म तो ये भी है कि किसी लड़के की भी बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए, या कानून सिर्फ आप अपने लिए पढ़ती हैं जिसमें सिर्फ औरतों के हकूक़ के बारे में लिखा जाता है? फरहाद ने हंकारा भरते कहा, पहली तो बात, मेरा नाम मिस मुसीबत की चलती फिरती पटारी नहीं है, तो ये अपने जैसे नाम अपनी किसी होती सोती के रखिएगा। मेरा नाम परीशे है, और वैसे मैं आपसे बात ही क्यों कर रही हूँ? मैं आप जैसे लोगों के मुंह लगना पसंद नहीं करती। हटे मेरे सामने से, सारा वक्त मेरा बर्बाद कर दिया। परीशे फरहाद को बाजुओं से धक्का देते आगे चल दी, जबकि पीछे फरहाद का चेहरा गुस्से से लाल सुर्ख हो गया। वो भी मुंह में बुड़बुड़ाता शाह हाउस की तरफ बढ़ गया। जाहिर सी बात है, अब इस चटांग भर की लड़की की वजह से अपने दोस्त की खुशी में शरीक ना होता तो बाद में खुद को लानत मलामत करता रहता। दानैन इस वक्त लवेंडर कलर के अनारकली फ्रॉक में मलबूस, बगैर किसी मसनूई आसाइश के लाइम कलर के हिजाब में नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। बस सिर्फ अपनी काली बड़ी बड़ी आंखों में काजल लगाया हुआ था, जिसके ऊपर घनेरी पलके साया फगन थी। परीशा दानैन को जैसे ही अपने रूम में लेकर आई, जहाँ पर महानूर और जानान पहले से मौजूद थी, उसे देखते ही महानूर एक्साइटेड से अपनी जगह से खड़ी हुई और दानैन को समझने का मौका दिए बिना उसके गालों को चटाचट चूम डाला। महानूर की इस हरकत पर दानैन बौखला कर रह गई और अपने फूले गुलाबी गालों को मजीद फुलाया, जो कि इस वक्त गुलाबी से सुर्ख कंधारी हो गए थे। महानूर ने जुल्म ही इतना किया था, वो अलग बात थी कि दिल अभी भी नहीं भरा था उसका। महानूर को घूरा, जबकि महानूर ने सिर्फ अपनी बतीसी दिखाने पर इक्तफा किया। इसके बाद दानैन जानान से गले मिली। माशाल्लाह, बहुत प्यारी हैं। महानूर हर वक्त आपका ही जिक्र करती है। जानान दानैन से गले मिलने के बाद बोली, जबकि दानैन अपनी तारीफ पर झेंप गई और महानूर को ज़बरदस्त घूरी से नवाजा। दानैन की नज़र जब परीशा पर पड़ी तो वो उसे ही टिकटिकी बांधे देख रही थी, और परीशा की इस तरह देखने की वजह से दानैन अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। अभी थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि परीशा की फरमाइश पर कमरे में मौजूद तीनों नफूस हैरत से मुँह खोले उसे देख रहे थे। क्या मैं आपके गाल छू सकती हूँ और एक छोटी सी किसी कर सकती हूँ? सिर्फ छोटी सी एक करूँगी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, परीशा ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए दानैन से पूछा, जबकि पहले तो दानैन हैरत ज़दा हुई, लेकिन फिर परीशा को इजाज़त दे दी। फिर क्या था, परीशा जल्दी से दानैन के नज़दीक आई और दानैन के गाल ज़ोर से अपने हाथों में लिए, जिससे उसके गाल लाल टमाटर हो गए। और उसके बाद एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लगातार पता नहीं कितनी दफ़ा उसका मुँह चूम डाला, जबकि दानैन तो यहाँ आकर पछता रही थी। उसे लग रहा था सिर्फ महानूर ही पागल है।
लेकिन उसे क्या पता था शाह हाउस के तमाम अफराद ही पागल हैं। लेकिन उसके जहन में ये सोच ही ना आई कि असल कसूर तो उसका अपना है, वो है ही इतनी प्यारी। जबकि परीशे की इस हरकत पर महानूर ने ज़बरदस्ती परीशे को हाथ से पकड़कर पीछे किया। बस भी करो, तुम तो मेरी दोस्त पर ऐसे झपट पड़ी हो कि ना जाने एक जानवर कितने दिनों से भूखा हो और खाना देखते ही शुरू हो जाए। परीशे को महानूर की बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। वो तो अभी तक दानैन के गालों के शहर में ही खोई हुई थी। यार आपी, आप अपने लिए कोई और दोस्त ढूंढ लें। आज से दानैन मेरी दोस्त हैं और मैं अब इनको अपने पास ही रखूंगी। इनके गाल ऐसे हैं जैसे कोई रुई का गोला हो, कसम से इतने नरमो मुलायम। मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था इन्हें छोड़ने का। इससे पहले परीशे दानैन के दोबारा नज़दीक होती और अपने दिल की मुराद पूरी करती। महानूर दानैन और परीशे के दरमियान आई। खबरदार, जो तुमने एक कदम भी मेरी दोस्त की तरफ बढ़ाया, ये मेरी है और मैं अपनी दोस्त किसी को भी नहीं दूंगी। एक शेर थी तो दूसरी सवा शेर। जबकि दानैन और जानान इन दोनों को ऐसे देख रही थी जैसे वो कोई अजीब मखलूक हों। वो हरकतें भी तो कुछ ऐसी ही कर रही थी, एक जीती जागती इंसान के लिए लड़ रही थी, और इंसान भी वो जो इन दोनों पागलों में से किसी के साथ नहीं रहना चाहती थी। जबकि वो तो ज़बरदस्ती दानैन को अपने पास रखना चाहती थी। दानैन की अब बस हुई थी। महानूर और परीशे, मेरे ख्याल से आप दोनों यही चाहती हैं कि मैं बगैर फंक्शन अटेंड किए यहाँ से चली जाऊँ। जबकि दानैन की ये बात सुनते महानूर और परीशे दोनों तीर की तरह सीधी हुई थी। और ख़बरदार, जो अब तुम दोनों में से कोई मेरे नज़दीक आया तो। अब कमरे का मंजर ये था कि महानूर और परीशा दोनों चुप करके अपनी अपनी जगह पर बैठी हुई थी और एक दूसरे को ऐसे घूर रही थी जैसे सालिम निकल जाएंगी। जबकि दानैन और जानान ने सुकून का सांस खारिज किया था। इतनी देर में रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ और आमना बेगम, सिदरा बेगम और मरियम बेगम अंदर कमरे में आती दिखाई दी। पहले तो तीनों ने एक दूसरे को हैरत से देखा, क्योंकि जहाँ पर महानूर और परीशे हों वहाँ पर खामोशी ये नामुमकिन सी बात थी। लेकिन फिर जल्द ही अपने सवाल का जवाब उनसे जानना चाहा, क्यों भाई बच्चियों, कमरे में इतनी खामोशी क्यों है? ये सवाल करने वाली मरियम बेगम थी। उनके सवाल का जवाब जानान ही ने दिया था। और फिर क्या था, कमरे में तीनों बेगमात की हंसने की आवाज़ आई और उन्होंने एक नज़र दानैन की तरफ देखा जो इस वक्त वॉशरूम से निकल कर आ रही थी। उसे देखकर एक दफ़ा तो तीनों बेगमात भी mesmerize हुई। वो थी ही इतनी प्यारी। माशाल्लाह माशाल्लाह, महानूर तुम्हारी दोस्त तो बहुत प्यारी है। तीनों बेगमात एक ज़ुबान होकर बोली, जो कि दानैन के शर्माने का बायस बना। अस्सलामु अलैकुम आंटी। दानैन ने बारी बारी तीनों बेगमात के आगे सर झुकाकर सलाम किया। तीनों बेगमात खुश अखलाकी से दानैन से मिली और ढेरों दुआएं देकर बच्चियों को जल्दी बाहर आने का हुक्म सुनाती बाहर की तरफ बढ़ गई कि उन्होंने मेहमानों को भी देखना था। महानूर और परीशे का मुँह अभी तक सूजा हुआ था, लेकिन दानैन को कोई फिक्र नहीं थी। जबकि जानान एक साइड पर चुप करके खड़ी थी। मेरे पास तुम लोगों के नखरे देखने के लिए टाइम नहीं है, अब बाहर चलो, क्योंकि 8 बजे हमजा मुझे लेने आ जाएगा और मुझे खाना भी खाना है। महानूर, तुम्हें तो पता है ना, अगर मैं खाना नहीं खाऊंगी तो फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो ये नाराज़गी पेंडिंग पर रखो और अपना चेहरा ठीक करते हुए बाहर चलो। दानैन को बुरा तो लग रहा था महानूर परीशे को इस तरह देखकर, लेकिन इसे पता था कि महानूर कितनी बड़ी ड्रामेबाज है और परीशे भी तो उसी की कज़न है। इसलिए थोड़ा रौब जमाते हुए इन दोनों से कहा था कि वो बिना नखरे दिखाए कोई भी ताख़ीर किए जल्दी से उठे। दानैन की बात पर जानान मुस्कुराई थी, क्योंकि इसकी ये 2 कज़न्स जिनके बातों में कोई नहीं हरा सकता था, आज उन्हीं की हम उम्र लड़की ने उनकी बोलती बंद करवा दी थी। दानैन की बात सुनते परीशा और महानूर मुंह बसोरते हुए खड़ी हुई थी और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। ये उनकी नाराज़गी जिताने का अंदाज था, लेकिन यहाँ फ़िक्र किसे थी? अभी महानूर और परीशा ने अपने कदम गार्डन में रखे ही थे कि सबकी नज़रें उनकी तरफ उठी। वो लगी इतनी प्यारी रही थी। वो सबसे दुआ सलाम करने के बाद आमना बेगम, सिदरा बेगम और मरियम बेगम के पास चली गई। उनके पीछे पीछे ही जानान और दानैन आई, जिनको देखकर न सिर्फ मर्द हजरात ठटके थे बल्कि औरतें भी मिसमराइज हुई थीं। शाह हाउस की शहजादियों को तो तकरीबन वहाँ मौजूद तमाम अफराद जानते थे, लेकिन इस नई लड़की को देख सब हैरान हुए थे, क्योंकि उसका चेहरा बहुत प्यारा, मासूम और नूरानी बैक वक्त लग रहा था, जिसकी वजह से किसी की भी नज़रें उस पर से नहीं उठ रही थी। वो कंफ्यूज होते जाकर महानूर के साथ बिल्कुल लगकर खड़ी होकर जैसे सबकी नज़रों से बचना चाह रही हो। महानूर को बेसाख्ता प्यार आया अपनी दोस्त पर, और सब लोगों पर गुस्सा जो उसके पहले प्यार को निहार रही थी, और उसका इजहार वो सबको घूर कर गई। जिससे सब अपनी अपनी जगह शर्मिंदा हुए। ये काम करने के बाद उसे अपनी नाराज़गी याद आई तो उसने दानैन को अपने से दूर किया। महानूर के रद्द अमल पर दानैन ने उसे बेचारगी से देखा। अब क्या है, ऐसे क्यों देख रही हो? इस टाइम तो बड़ी हिटलर बनी हुई थी, अब भी लोगों को बताओ ना, तुम गुस्सा भी कर सकती हो। दानैन अब रोने वाली होगी, जबकि उसे रोने की तैयारी पकड़े देख महानूर बौखलाई, क्योंकि आमना बेगम ने उसे पहले ही आंखों में वार्न किया था कि बच्ची को तंग ना करो, और अब सब इसको गुस्से से देख रही
थी क्योंकि दानैन की आंखों से बाकायदा आंसू निकल रहे थे। ये नहीं था कि वो रोतू थी, बस इस तरह का माहौल पहली बार देख रही थी क्योंकि वो मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखती थी और अब भूख की वजह से सर में दर्द, फिर सबका उसे घूर घूर कर देखना और अब महानूर का रद्द अमल उसे रोने पर मजबूर कर गया। महानूर अपनी जगह शर्मिंदा हुई क्योंकि उसे अंदाज़ा नहीं था कि दानैन उसकी बात पर यूं रोएगी, जबकि उस बेचारी को क्या मालूम था कि दानैन का तो पहले से रोने का दिल कर रहा था और वो मौके की तलाश में थी और यह मौका महानूर ने उसे दिया था। जबकि आमना बेगम ने आगे बढ़ते दानैन को गले लगाया और उसे चुप करवाया। दानैन, आपकी आंखें इतनी रेड क्यों हो रही हैं? जानान ने पूछा तो सबने तफक्कुर से दानैन की तरफ देखा, जबकि महानूर ने अपने सर पर हाथ मारा। यार सो सॉरी, मैं भूल गई थी, मैं भी तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। जबकि सबने नासमझी से महानूर को देखा। वो असल में दानैन से भूख बर्दाश्त नहीं होती और इसके सर में बहुत दर्द होता है और ये इतना ज़्यादा होता है कि नताइज के तौर पर ऐसा होता है। महानूर ने उसकी आंखों की तरफ इशारा किया, जबकि मैं समझ रही थी कि मेरे डांटने पर रोई है, जबकि यूनिवर्सिटी में मैं इससे ज़्यादा बोलती हूँ लेकिन ये अपनी भड़ास निकाल लेती है लेकिन रोती नहीं है। जबकि महानूर की बात पर दानैन शर्मिंदा हुई और बाकी सब ने घूर कर उसे देखा कि सारा दिन ढिंडोरा पीटती रहती है कि दानैन उसका पहला प्यार है और इतनी सी बात तो याद नहीं रही। महानूर आपी, मैं तो पहले ही आपको बोल रही थी कि आप एक नई दोस्त बना लें और दानैन मुझे दे दें क्योंकि आपसे संभाली नहीं जा रही। परीशे ने अफसोस करते हुए ऐसे बोला जैसे दानैन कोई इंसान ना हो बल्कि चीज़ हो जिसे अपनी मर्जी से महानूर और परीशे अपने पास रख सकती हैं। परीशे की बात सुनकर महानूर गुस्से से बोली, अपना मुंह बंद रखो और मेरी दोस्त का नाम तमीज़ से लो। ये दानैन आपी हैं तुम्हारी, 2 महीने बड़ी है ये तुमसे। इससे पहले परीशे कोई जवाब देती सिदरा बेगम ने परीशे को घूरा और महानूर को खाना लाने के लिए भेजा और जानान से कहा, जानान बेटा जाओ राहिम भाई या अजलान भाई से बोलो कि खाना खुलवा दें, काफ़ी देर हो गई है। जानान अच्छा मामा कहती राहिम और अजलान की तलाश में नज़र इधर उधर दौड़ाने लगी। जानान पिंक ट्राउज़र शर्ट में मलबूस अपने बालों की हाई पोनी टेल बनाए, नीली आंखों में काजल लगाए और होंठों पर पिंक लिप ग्लोस लगाए, सुर्ख और सफ़ेद रंगत के साथ नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। अभी इसको अजलान और राहिम को ढूंढते 5 मिनट ही हुए थे कि उसे वो एक कोने में 2 अनजान अफराद के साथ बातों में मसरूफ़ नजर आए। वो उसी तरफ चल दी। भाई आप दोनों से मामा कह रही हैं खाना खुलवा दें। अच्छा गुड़िया आओ, इनसे मिलो, ये हैं आपके कज़न मरियम फूफो के बेटे अरशमान सिकंदर और ये मेरे दोस्त फरहाद खान। जानान ने जल्दी से अपना सर आगे किया तो फरहाद खान ने उसे बहन होने का मान देते उसके सर पर हाथ रखा, जबकि सेम यही अमल जानान ने अरशमान के साथ भी किया लेकिन अरशमान ने उसके सर पर हाथ नहीं रखा। तो जानान ने हैरत से सर उठाकर अरशमान को देखा और उसे देखकर डर गई क्योंकि उसकी शहद रंग आंखें उसे खौफ में मुब्तला कर रही थी। अरशमान ने बगौर उस नीली आंखों वाली गुड़िया को देखा जो उसके देखते ही उसे सहमी हिरनी जैसी आंखों से देख रही थी। अरशमान ने सवालिया नज़रों से राहिम की तरफ देखा कि ये कौन है। ये मेरी प्यारी बहन जानान है। जवाब अजलान की तरफ से आया। अच्छा। अरशमान ने यकलफ्ज़ी जवाब पर इक्तफा किया, जबकि जानान वहाँ पर अनकम्फर्टेबल फील करती दोबारा से अपने भाइयों को याद दहानी करवाते वापस शाह हाउस की ख़वातीन की तरफ बढ़ गई। अजलान कब से इधर उधर किसी की तलाश में नज़रें घुमा रहा था और उससे उसका मतलूबा शख्स मिल भी गया जो खाने की टेबल के पास खड़ा था। उसकी आंखों को ठंडक पहुँची और वो उसकी तरफ बढ़ा। महानूर इस वक्त ब्लैक ट्राउज़र शर्ट में मलबूस, अपनी ब्राउन आंखों में काजल और लाइनर लगाए, ब्राउन कलर की लिपस्टिक से सजे भरे भरे होंठों में और बालों को थोड़ा सा पीछे कैचर में कैद किए, नीचे से कर्ली किए, हाथों में भर भर के चूड़ियां पहने सीधा अजलान के दिल में उतर रही थी। जबकि महानूर को अपने काम में मसरूफ़ देख उसने उसके हाथों में मौजूद प्लेट को देखा जो ऊपर तक भरी हुई थी। पहले तो वह हैरान हुआ कि महानूर इतना नहीं खाती तो ये प्लेट किसके लिए बना रही है। फिर अपना जवाब तलब करने के लिए उसने महानूर से पूछ ही लिया, महानूर तुम इतना कैसे खाओगी? अगर ज़्यादा भूख लगी है फिर भी एक ही दफ़ा में इतना नहीं डालते। अजलान भाई ये मैं अपने लिए नहीं, अपनी प्यारी दोस्त, अपने पहले प्यार दानैन के लिए बना रही हूँ, वो इतना ही खाती है, महानूर ने मुस्कुराते हुए कहा। जबकि महानूर के मुंह से अपने लिए भाई का लफ्ज़ सुनते अजलान की आंखें लाल हुई थीं, जबकि दूसरी बात सुनते कि वो लड़की इस वक्त शाह हाउस में मौजूद है अजलान ने बदला लेना चाहा। मतलब जिस लड़की को तुम प्यारा प्यारा कहते नहीं थकती वो हाथी के ख़ानदान से है। तुमने बताया नहीं, ये क्वालिटी तुमने क्यों छुपाई हमसे? तुम तो उसके सामने फिर जियूंटी लगती होगी। जबकि अजलान की बात पर महानूर मुस्कुराई और उसके मुस्कुराने से अजलान वर्ता हैरत में डूब गया क्योंकि उसके सामने उसकी दोस्त की कोई बुराई करे या महानूर से कहाँ बर्दाश्त होता था। लेकिन फिर उसके जवाब पर अजलान की आंखों के बाहर निकलने की कसर रह गई थी। वो भाई मेरी दोस्त उन चंद खुशनसीब लोगों में से है जो जितना खाए उनको नहीं लगता। आप उसे देखेंगे ना तो आप मेरी दोस्त पर फिदा हो जाएंगे। लेकिन मैं पहले बता रही हूँ मैं अपनी दोस्त की शादी आपसे नहीं होने दूंगी, तो ये बात तो जहन में ही ना लाइए।
मिलेगा। महानूर ने मुस्कुराते हुए बेफिक्री से कहा, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तुम्हें मैं इतना उतावला लगता हूँ कि मैं किसी लड़की को देखूंगा और उससे शादी के ख्वाब देखने लग जाऊंगा। अजलान पहले तो महानूर की बात सुनकर दंग रह गया। ये एक ऐसी लड़की है जो अपने ही शौहर को अपनी दोस्त पर फिदा करना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ शादी भी नहीं करवाना चाहती, और फिर जवाब में कहे भी तो सिर्फ चंद अल्फाज और वहाँ से निकलने की क्योंकि वो नहीं चाहता था कि महानूर कुछ और ओलफोल बोले, क्योंकि उसको अपनी दोस्त के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता था और इससे ये भी नहीं पता चलता था कि वो बोल क्या रही है। इसलिए उसने 9-2-11 होने में ही आफियत समझी। अभी राहिम खाने का इंतज़ाम देखते हुए मेहमानों को देख रहा था कि उनको किसी चीज़ की कमी ना हो कि उसकी अचानक नज़र लाइम कलर के हिजाब में लिपटे चेहरे पर पड़ी। 1 मिनट के लिए तो वो मिसमराइज हो गया और यकटक उसे देखने लगा, बगैर इर्द गिर्द का माहौल मद्देनज़र रखते हुए, सामने का मंजर देखते हुए, जहां वो हिजाब में लिपटा चेहरा मासूमियत से इधर उधर देखते हुए अपनी प्लेट से इंसाफ कर रहा था। 1 मिनट के लिए उसके अंदर एक नया जज्बा बेदार कर गया और शायद वो जज्बा पहली नज़र की मोहब्बत का जज्बा था, लेकिन उस लड़की के चेहरे पर जाहिर होती मासूमियत से उसका दिल बुरा हुआ और उसने फ़ौरन अपने दिल को डपटा, क्योंकि राहिम अपनी ज़िंदगी में मासूम लड़की तो बिल्कुल नहीं चाहता था। वो एक ऐसी लड़की चाहता था जो दुनिया को फेस कर सके, जो इंडिपेंडेंट हो, जो अपने हक के लिए लड़ सके, और सामने मौजूद लड़की को देखते हुए उसे उसमें ऐसा कुछ नज़र ना आया। इसीलिए राहिम ने फ़ौरन अपना रुख बदला और उस जगह को छोड़ दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो लड़की उसका जुनून बने, क्योंकि बचपन से ही जिस चीज़ को राहिम ने चाहा था वो हासिल किया था, और वो नहीं चाहता था कि ये मासूम लड़की उसका जुनून बने, क्योंकि राहिम अगर किसी चीज़ से डरता था तो वो उसका अपना ही किसी चीज़ के लिए जुनून था। लेकिन कौन जानता था कि यही मासूम लड़की मुस्तकबिल में राहिम का जुनून, इश्क, मोहब्बत और जीने की वजह बन जाएगी, जिसके बगैर राहिम जीने का तसव्वुर भी नहीं करेगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इश्क में तो दुश्वार रास्ते भी आते हैं और अक्सर तो ला हासिल ही रह जाते हैं। अब ये राहिम की किस्मत थी कि उसे भी अपना इश्क जुनून मिलेगा या नहीं, क्योंकि बहुत जल्द राहिम इस लड़की को बहुत बुरे तरीके से ठुकराने वाला था, और इसका खमियाजा वो कैसे भुगतेगा ये तो तकदीर के फैसले थे। तो दूसरी तरफ दानैन भी अपनी किस्मत से अनजान खाने से मुकम्मल इंसाफ कर रही थी, क्योंकि उसे भी नहीं मालूम था कि वो बहुत जल्द किसी का जुनून बनने वाली है, जिसे छुटकारा हासिल करने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेगी। अब देखना ये है कि किस्मत किसके हक़ में फ़ैसला करेगी। यहाँ होती है हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा नावल पसंद आ रहा होगा। अपनी राय से मुझे लाजमी आगाह करें, और साथ ही साथ मेरी आप तमाम लोगों से, ख़ासतौर नए आने वाले व्यूअर्स से मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज़ मेरे चैनल अनाशा वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट में रिव्यूज़ लाजमी दें। मज़ीद इस नावल की एपिसोड्स पढ़ने के लिए दोबारा आपसे यही दरख्वास्त करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल अनाशा वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को भी रिकमेंड कीजिए कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इसी नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ। मैं कोशिश करूँगी कि इसकी नेक्स्ट एपिसोड जल्द अज जल्द अपलोड कर दूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।